निजामुद्दीन औलिया, एक ऐसी जगह जहाँ लोग हजारों की तादाद में रोज लोग आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ मुगल प्रिंसेस जहारा बेगम की कब्र भी मौजूद है? जी हाँ, शाहजहां की सबसे चहेती बेटी, जिनकी जिंदगी की कहानी भी बहुत गहरी है, जिन्हें पातशाह बेगम भी कहा जाता था। और आज धरोहर के इस एपिसोड में हमें बताएंगी ड्यूक एसोसिएट प्रोफेसर और हिस्टोरियन सैयद मुबीन जहरा कहानी जहारा बेगम। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको धरोहर के इस एपिसोड में। जैसे मैम आज हम निजामुद्दीन में मौजूद हैं और यहाँ जहारा बेगम की कब्र भी है, तो मैं जानना चाहूँगी कौन थी जहारा बेगम? जहारा की जब हम बात करते हैं मीना, तो जहारा जो थी वो एक मुगल शहजादी थी, प्रिंसेस थी, और शाहजहां बादशाह जो थे मुगल बादशाह उनकी सबसे पहली औलाद थी, औरंगजेब की बहन थी। और इनकी पैदाइश 1614 में हुई और इनकी जो वफ़ात की तारीख़ है वो 1681 है। और वो यहाँ, जैसा कि आपने बताया, हम लोग निज़ामुद्दीन दरगाह के सराउंडिंग में है, इस जगह है, और वो यहीं दफन है। उनकी जो कब्र है जहारा की, उनकी कब्र निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है उसी के विसिनिटी में है। अमीर खुसरो की जो कब्र है उसके पीछे है। और ये अमीना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही ये जो जगह है चुन ली थी कि मेरे मरने के बाद मुझे यहाँ दफनाया जाए। और बहुत ही, अगर आप हमारे देखने वालों को बताएंगे तो उनकी जो कब्र है वो बहुत ही मॉडेस्ट तरीके की बनी हुई है। आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ये किसी शहजादी की कब्र है। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि मेरी जो कब्र है वो बिल्कुल सादी होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई मार्बल या कोई डेकोरेटिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उस पर सिर्फ घास होनी चाहिए। खूबसूरत ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। आप ये और जहारा ने अपनी ज़िंदगी में भी उन्होंने कई ऐसे फिलैंथ्रोपिक काम किए जहां उन्होंने मज़ारों को फाइनेंस किया, मस्जिदों को फाइनेंस किया, गरीबों के लिए खाना देना। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो यहाँ, उनकी जो ख्वाहिश थी कि वो यहाँ दफन हो, तो वो उनके पूरे कैरेक्टर को सिग्निफाई करता है कि वो कैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये दरगाह का प्रमाइसिस है। यहाँ ना कोई डिफरेंसेस है, ना कोई ऊंच नीच अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट है। कि एक ऐसी जगह है जहाँ हर आदमी अपनी दिल की इल्तिजा लेके आता है, एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव लेके आता है। तो ये मेरा ख्याल है कि जहारा का भी जो कैरेक्टर था वो पूरा एक, अगर आप देखें तो वो एक पूरा एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव तो था ही, उसके साथ साथ शी वाज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमेन, जैसा कि मैंने बताया। उस जाली के पार जो है मुगल प्रिंसेस सो रही हैं, दैट इज जहारा's tomb। और यहाँ मुगलिया ख़ानदान के कई लोग सो रहे हैं, कई लोगों की कब्रें हैं, उसमें से एक जहारा की कब्र है यहाँ पे। और मैं जानना चाहूंगी मैम, उन्हें पातशाह बेगम भी कहा जाता था, तो ये उन्हें लक़ब किस? बैठ सकते हैं हम लोग यहाँ। अमीना जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसको मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आपको समझाना चाहूँगी। देखिए कि मुगल हाउस होल्ड में जो माँ होती थी, जो क्वीन मदर होती थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती थी। जब मुमताज़ महल, उनकी मदर का इंतकाल हुआ, जहारा की मदर शाहजहां की जो बहुत ही फेवरेट वाइफ थी, जिनके नाम से उन्होंने ताजमहल जिनकी मेमोरी में बनाया, जब मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ तो महज 17 साल की उम्र थी जहारा की, और वो सबसे बड़ी औलाद थी, औलाद अकबर थी। तो ये एक बहुत क्या कह सकते हैं कि स्ट्राइकिंग पर्सपेक्टिव है कि जहारा को ये लक़ब, जो आप कहते, ये लक़ब उनको, ये टाइटल दिया गया पातशाह बेगम का, कि जो हेड ऑफ
मिस्ट्रेस ऑफ द क्वीन ऑफ द हाउस होल्ड का उनको जो टाइटल दिया गया, ये आम तौर पर जो माएँ होती थी, जो वाइफ्स होती थी, क्वीन होती थी, जो किंग की, जो बादशाह की बीवियाँ होती थी, उनको दिया जाता था। लेकिन ऐसा इतना इम्पोर्टेंट टाइटल जहाँ आरा को दिया गया, वो ये भी बताता है कि वो अपने फादर की फेवरेट थी शाहजहां की। उसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि कितना कमांड था उनका इतनी कम उम्र में भी अपने हाउस होल्ड में, अपने डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स में। तो ये उनको एक स्ट्राइकिंग कैरेक्टर के तौर पे हमारे सबके सामने लाता है जहां आरा को। जैसे हमने देखा है उनकी जो बहन थी रोशन आरा बेगम, वो भी एक तरफ है और ये भी एक तरफ है, पर इन्हें बहुत पावरफुल माना जाता था। तो क्या वजह थी कि इन्हें पावरफुल, इतनी ज्यादा पावरफुल? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अमीना। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हम, अगर आप थोड़ा इसको समझने के लिए हमें थोड़ा तारीख समझनी पड़ेगी। तारीख में हमें ये समझना पड़ेगा कि जब वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ पोस्ट शाहजहां, जब शाहजहां के बाद औरंगजेब और उनके भाइयों में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, तो रोशन आरा जो थी वो औरंगजेब की तरफ से उन्होंने सपोर्ट किया औरंगजेब को, और जहां आरा ने अपने भाई दारा शिको, और अमूमन तो यही होना था कि भाई दारा शिको वॉज द एल्डेस्ट सन, उनको बनना था। लेकिन जहां आरा ने जो है अपने भाई को सपोर्ट किया, और जब औरंगजेब ने वॉर ऑफ सक्सेशन में अपने को मुगल बादशाह डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद फिर जो है दारा शिको का कत्ल किया गया, तो जहां आरा ने, कि आप समझदारी देखिए अमीना, कि उन्होंने अपने बाप का साथ दिया। जब शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज आगरा में उनको रखा गया, उनको कैदी बना के रखा गया, तो जहां आरा ने अपने बाप का, फादर का साथ दिया, और आखिर वक्त तक अपने फादर की ज़िंदगी में आखिर वक्त तक वो अपने फादर की खिदमत करती रही। और जब ये कहा जाता है, ये समझ में आता है कि लास्ट डेज जो उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन थे, उसमें भी जो है औरंगज़ेब ने उनको रिस्पेक्ट दी और उनको माना। और मैं एक बात बताना चाहूँगी अमीना यहाँ, कि जहाँ आरा जब मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ, तो जहाँ आरा जो थी, उनके मरने के बाद कुछ चीज़ें, जो प्रेशियस ज्वेलरी या प्रेशियस चीज़ें जो थी, वो जब बांटी शाहजहां ने, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा उन्होंने अपनी बेटी को दिया। अमूमन ये होता है कि बेटे को ज़्यादा मिलता है, लेकिन शाहजहां की वो इतनी फेवरेट थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी मदर की जो प्रेशियस गिफ्ट्स थे वो जहां आरा के हिस्से में आए। और एक और बात यह है कि जहां आरा ने बहुत सारे फिलैंथ्रोफी काम किए, बहुत सारी चैरिटी की, और उसके साथ साथ उन्होंने बिजनेस भी किया। मुझे हमेशा ये शिकायत होती है, और मुझे अभी भी ये शिकायत है कि उन्होंने इतने काम किए लेकिन उनको एम्प्रेस नहीं बनाया गया। जैसा कि हमने पिछले अपने उसमें एपिसोड में ये डिस्कस किया था कि प्रिंसेसेस जो थी वो प्रिंसेस बन के रह गई, अपने स्पेस में रही, काम किया, लेकिन उनको गद्दी नहीं दी गई या उनको पावर नहीं दिया गया। लेकिन जहां आरा ने अपने खुद के दायरे में उन्होंने जो है अपना एक पावर एग्जॉल्ट किया, एक पावर रखा। वो पावर कैसे रखा? सूरत की जो पोर्ट थी, वहाँ के काफ़ी चीज़ें उनके अंडर में थी। उन्होंने ट्रेड भी किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड किया। उन्होंने इतनी चैरिटी सिर्फ मुगलिया सल्तनत में नहीं, उनकी चैरिटी मक्के मदीने तक उन्होंने चैरिटी के काम किए। गरीबों को खाना खिलाती थी, शादी ब्याह करती थी गरीब बच्चियों की। उसके साथ साथ उन्होंने कई कंस्ट्रक्शंस किए, मस्जिदें बनवाई, मदरसे बनवाए। तो जब हम जहां आरा की बात देखिए, यहाँ ये इतनी अजीम शख्सियत यहाँ सो रही हैं, यहाँ निज़ामुद्दीन दरगाह के प्रेमाइसेस में, और ये यहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में डिसाइड किया था कि मुझे जो है यहाँ दफनाया जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि निज़ामुद्दीन औलिया से उनकी क्या अकीदत थी कि उन्होंने बोला कि उन्हें यहीं पे दफनाया जाए? देखिए, ये भी बहुत अच्छा, और इसमें भी मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दूंगी। जहां आरा खुद ये बात कहती हैं, ये बात कहती हैं और लिखती हैं कि मुगलिया तैमूर ख़ानदान में अगर कोई सूफ़ी हुए हैं तो वो सिर्फ मैं और मेरा भाई दारा शिको हुए हैं। उनका जो
झुकाव था वो सूफिज्म की तरफ शुरू से था। लेकिन मुझे जहां आरा का सूफिज्म पर्सपेक्टिव डिफरेंट इसलिए लगता है कि वो सिर्फ एक डिसाइपल की तरह नहीं, बल्कि वो एक इंटेलेक्चुअल डिसाइपल की तरह उन्होंने सूफिज्म को अपनाया, और उन्होंने सूफिज्म को सिर्फ एक डिप्लोमेसी और एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं, उन्होंने उसको एक अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा में अपनाया। मुल्ला शाह बदख्शां कादरिया सिलसिले के जो सूफ़ी थे वो तो ये कहते हैं कि अगर रूल्स मुझे अलाउ करते तो मैं इनको अपने बहुत बड़ा टाइटल देता। उन्होंने मुनिसल अरवा किताब जो लिखी है उसमें उन्होंने शेख जो अजमेर जब वो गई तो उनकी पूरी उन्होंने बायोग्राफी लिखी है। उसके साथ ही उन्होंने रिसाला साहिबिया लिखा है जिसमें उन्होंने मुल्ला शाह बदख्शां के बारे में लिखा है। और वो कहती है, जहां आरा कहती है कि जब मैं जाती हूँ दरगाह, जब मैं अपने आका अपने जो पीर हैं उनके ओबेंस में जब जाती हूँ मैं, तो मैं एक फ़कीरा की तरह जाती हूँ, मैं एक फ़कीर की तरह जाती हूँ। आप सोचिए कि एक इतनी बड़ी शहज़ादी, मुगलिया सल्तनत की इतनी बड़ी शहज़ादी जब ये कहती है तो वो ये पूरा उसका कैरेक्टर डिपिक्ट करता है कि वो कितना स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव रखती है और स्पिरिचुअल एटीट्यूड के साथ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जी। और आपने बिल्कुल सही कहा अमीना कि उन्होंने ये जगह चुनी अपने आखिरी ज़िंदगी के बाद, जो आखिरी मकाम है, उन्होंने कहा मुझे यहाँ दफनाया जाए, और ज़िंदगी में उन्होंने ये मकाम चुन लिया। वो भी ये बताता है कि उनका सूफिज़्म को लेकर, उनका अच्छाइयों को लेकर, उनका एक मिली जुली जो हमारी एक सभ्यता है या एक जो लॉ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एजेंसी एंड कनेक्शन विद गॉड जो था उनकी पूरी जो स्ट्रॉन्ग जिंदगी थी वो उसको डिपिक्ट करता है। जैसे आपने अभी ये तो बताया कि दारा शिकोह से उनका कैसा ताल्लुक था, मैं जानना चाहूँगी औरंगजेब से उनका क्या रिश्ता था, क्योंकि ताल्लुक कैसा था, रिश्ता कैसा था, और उन्होंने उन्हें टाइटल भी दिया था कुछ औरंगजेब ने, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उनको मैंने आपको जैसे बताया अभी कि उनके इंतकाल के बाद आई थिंक शी वाज 67 और 66, 1681 में उनका इंतकाल हुआ। तो उसके बाद उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दी गई और उनको टाइटल दिया गया, और सिर्फ एक मुग़ल प्रिंसेस के तौर पर नहीं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो मुग़ल हाउस होल्ड का एक इम्पॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर था, उस तरह से उनको रिस्पेक्ट दी गई। और औरंगज़ेब से देखिए, अगर आप पॉलिटिकली अगर आप जानना चाहें तो उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनका, मैंने जैसा कि आपको बताया, वॉर ऑफ सक्सेशन में उन दोनों का एक ऑपोजिट ग्रुप था। इन्होंने शाहजहां और दारा शिकोह की तरफ अपना जो है झुकाव दिखाया, और रोशन आरा का जो था औरंगज़ेब की तरफ था। तो ज़िंदगी में तो काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं थे, लेकिन जो एक मुगलिया एक जो कैरेक्टर था, एक ट्रेडिशन था कि बहन को इज़्ज़त दी जाए, इस कैरेक्टर को उनके जाने के बाद तो वो सारी इज़्ज़त उनको दी गई। औरंगज़ेब ने वो सारा जो था उनके मरने के बाद और ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे भी जो है वो एक कंसोलिडेशन हुआ। और ये मुझे लगता है, ये अगर हिस्टोरियंस की बातें अगर हम एक्सेप्ट करें तो हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि आफ्टर शाहजहां डेथ, शाहजहां के इंतकाल के बाद जो है उन लोगों के बीच की जो खाई थी या बीच का जो वो था, दूरियां थी या मिसअंडरस्टैंडिंग, वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई। लेकिन जहां आरा ने अपने फादर का बहुत साथ दिया, खिदमत की, और उसके साथ साथ उन्होंने एक डिप्लोमेटिकली भी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया। जहां आरा जो थी, जहां आरा की, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी किताबें, और आप ये सोचिए कि जहां आरा को हमें एक ऐसे मिजाज में समझना है कि वो अपनी सारी रॉयल्टी को जानते हुए उन्होंने एक ऐसी लाइफ की चॉइस की कि जहां उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम किए अपनी ज़िंदगी में, अपनी रॉयल्टी के थ्रू, अपने रिसोर्सेज के थ्रू। उन्होंने, सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने फादर की खिदमत की। घर में जो डिप्लोमेटिक या जो पॉलिटिकल टर्मोइल था उसको समझते हुए उन्होंने वो आगे बढ़ी। उसके साथ साथ एक आइडियल वुमेन
जिसको हम कह सकते हैं, उसका भी उन्होंने मतलब एक इंटेलेक्चुअल वुमेन, क्योंकि हमको अगर जहां आरा को समझना है तो हमें ये समझना है कि वो एक ज़हीन औरत थी और जहानत के साथ साथ उन्होंने अपने रिसोर्सेज को, अपने लिमिटेशंस रिसोर्सेज और अपने पावर का उन्होंने सही इस्तेमाल किया। और मैं जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अभी भी कहूँगी कि अगर ये इतनी खामोशी से, इतने सुकून से यहाँ सो रही हैं, जो उनकी खुद की चॉइस थी, अगर ये एम्प्रेस होती, अगर ये क्वीन होती मुगलिया सल्तनत की, तो मुझे लगता है कहानी कुछ और होती। धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए थे निज़ामुद्दीन, जहां मुगल प्रिंसेस ज़हरा बेगम की कब्र मौजूद है। ऐसी और भी इतिहास से जुड़ी कहानियों के लिए आप देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन साजिद के साथ अमीना माचा।